नमस्कार, जोहार। स्वागत है बच्चों एक नई वीडियो में। आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 के सोशल साइंस के उन सभी VVI MCQ प्रश्नों को जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। अगर आप भी क्लास 9 की तैयारी में लगे हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। इस चैनल के माध्यम से बच्चों मैं बता देना चाहता हूं कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो अगर आपको भी अगले परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करनी हो तो इस चैनल से आप लोग जुड़े रहें। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से उन्हीं प्रश्नों को करवाया जाता है जो एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना होती है। तो अगर हमारे चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें बच्चों, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, आपका एक लाइक और एक कमेंट जो है बच्चों वो हम लोग को एक विशेष प्रकार की हौसला देती है और आपके लिए एक बेहतर वीडियो बना करके मैं ला पाता हूं। तो इसलिए आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न है आपके पास में, कह रहे जो जल भाग तीन ओर से स्थलीय भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा है बेटा कि जो जल भाग तीन ओर से किसी घिरा हुआ हो तो स्थल से घिरा हो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसको बच्चों हम लोग खाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल से हो जाएगा खाड़ी। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का एक समूह है। यानी किसकी बात हो रही बेटा, तो झारखंड की पड़ोसी राज्यों की। तो बेटा कुछ बेसिक जानकारी याद कर लीजिए। झारखंड है, ठीक है, इसकी निर्माण कब हुआ बेटा, तो कहोगे सर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। किस राज्य से अलग हुआ बेटा, तो कहोगे सर बिहार से अलग हुआ है। किससे, बिहार से अलग हुआ है। ठीक है, अब समझिए वर्तमान में जो है झारखंड में कुल कितने जिले हैं, कहोगे सर 24 जिले हैं। जब इसका निर्माण हो रहा था उसमें इसमें कितने जिले थे, तो 18 जिले थे। बाद में कितने जिले बने, तो 6 जिले बने। ठीक है, चलिए इतनी बेसिक जानकारी हो गई। चलिए, तो कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा कि कौन से झारखंड की पड़ोसी राज्यों का समूह है। झारखंड का पड़ोसी राज्य कौन कौन से, तो झारखंड का पड़ोसी राज्य कौन है, बिहार तो है ही बेटा। ठीक है, कह रहा है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरा कह रहा है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। नहीं बेटा, तो आपका ऑप्शन नंबर ये जो है यही पे यहाँ पे सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, यानी इनमें से कौन है जो सही जो है सुमेलित नहीं किया गया। हिमालय, नंदा देवी, उत्तरी मैदान, खादर, भारतीय मरुस्थल, उसको बरखान, प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी सरकार। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रायद्वीपीय जो पठार है ये उत्तरी सरकार यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं बच्चों। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से सबसे सघन जनसंख्या वाला देश है। यानी कि बात कर रहा है कि सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और भारतीय मरुस्थल। तो क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, तो कहोगे सर ये हो जाएगा भारतीय मरुस्थल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अभी हम लोगों ने देखा कि निम्नलिखित में कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है, तो बेटा यहाँ पे इसका भारतीय मरुस्थल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, उत्तरी मैदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कथन गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होती है। गंगा नदी जो है बेटा वहां कह रहा है सालों भर जल प्रवाहित होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कारण बता रहा है कि गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ को जल प्राप्त होती है। ठीक है, तो कह रहा है कथन, केवल कथन सही है, कारण सही है और कथन गलत है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कथन और कारण दोनों गलत है, कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, चलिए क्योंकि आप लोग को पता है बेटा जो गंगा नदी है वहां पे सालों भर क्या होते हैं कि सालों भर जल रहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है। भारत में जो नदियों का महत्व है बेटा वो किन क्षेत्रों में है, सिंचाई में, नौ संचालन में, जल विद्युत में, सभी में।
तो जो नदियां हुए बेटे भारत में, उससे क्या होता है, सिंचाई के क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, नौ संचालन में किया जाता है, ठीक है, जल विद्युत भी तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहे भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु आरंभ हो जाती है। अब जब भारत में मानसून का आगमन होता है तो कौन सी ऋतु आगमन होती है बेटे, निश्चित है आप लोग जान रहे हैं कि जब मानसून का आगमन हो रहा है तो यहाँ पे वर्षा ऋतु होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं। बात हो रही है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहां पे होती है वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कंटीले वन और झाड़ियां, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। अब प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसको हम लोग लिंगानुपात के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिंगानुपात। चलिए प्रश्न संख्या 10 कह रहे निम्नलिखित से कौन जन्म दर का सही अर्थ है, कौन जन्म दर का सही अर्थ है। कह रहे एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, ठीक है। तो बिल्कुल तो यहाँ पे आप सही कह रहे हैं बच्चा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये ही है, करेक्ट हो जाएगा। हम अगला नहीं पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है देखिए थोड़ा। किसी भी देश में कानून बनाने का जो सबसे बड़ा अधिकार होता है वो किसको होता है। तो किसी देश में बेटा कानून बनाने का जो अधिकार होता है उसको संसद के नाम से हम लोग जानते हैं, सांसद, ठीक है, पार्लियामेंट। सांसद बनाने का अधिकार किसके पास है, तो सांसद के पास है, ठीक है। सांसद क्या कर सकते हैं, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है या फिर नए राज्य की स्थापना भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ है बेटा एक राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, ये देश का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। याद रखिएगा देश का प्रथम नागरिक होता है। इसको पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अब समझिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो क्षमादान करने का इसको प्रावधान है, यानी कि ये आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग जो है वो क्षमादान कर सकता है। चलिए दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ था, यानी दक्षिण अफ्रीका जो था बेटा वहाँ पे रंगभेद की नीति जो थी काफी जोर प्रचलित था, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भेदभाव जो था काफी जोर से फेमस था। तो कह रहे जो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की जो नीति था ये कब समाप्त हो गया, ठीक है, कब हुआ था, कहोगे सर 26 अप्रैल 1994 को, ठीक है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह परिभाषा किसने दिया था, तो ये अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया हुआ परिभाषा है बेटा, ठीक है, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है परिभाषा है। 14 नंबर में कह रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। अब संविधान सभा, ठीक है बेटा, तो इस संविधान सभा का जो पहली बैठक थी कब हुआ था, कहोगे सर 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है, याद रखना बेटा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। अब इस सभा के उस सभा में उपस्थित जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, ठीक है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उसी को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। आप लोग से पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो बेहिचक बोलोगे क्या, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन जब भी बेटा याद रहेगा कि यहाँ पे पूछे आपसे कि अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था, ठीक है। संविधान सभा का कार्य क्या था बेटा, तो इनका कार्य था संविधान निर्माण करना, ठीक है। तो इनकी पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए। 15 कह रहा है लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। अब लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, तो 543, ठीक है, आप रखना बेटा 543। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है। आप समझिए हमारा जो संविधान है बेटा, ठीक है, वो कह रहा है मौलिक अधिकार कितने प्रदान कर रहा है। तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन है, याद रखिएगा भाग 3 में वर्णन है बेटा, ठीक है। इसका जो वर्णन है ठीक है, वो कहां से कहां तक है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन है। इनमें से जो मूल संविधान था बेटा उसमें से कुल कितने प्रकार के 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त था। लेकिन वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो वर्तमान में कुल 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है। एक जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, जिसको आर्टिकल 31 में वर्णन था, ठीक है, आर्टिकल 31, ठीक है, आर्टिकल 31 में वर्णन था, उनको मौलिक अधिकार से हटा करके उनको एक कानूनी अधिकार के रूप में आर्टिकल
300 ये में रख दिया गया, 300 ये में रख दिया गया। ठीक है बेटा, चलिए तो अभी कौन सा है, तो अभी कहोगे सर कुल 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है। अब ये जो संपत्ति का अधिकार था उसको कब हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन बेटा 1978 के द्वारा। कब, 1978 के द्वारा। एक आप लोग से पूछ दिया जाता है 42वां संविधान संशोधन, इसी को हम लोग को जो है मिनी संविधान के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें संविधान में काफी संशोधन किए गए थे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, निम्नलिखित कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। अब समझिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा। विधायिका काम क्या है, तो विधायिका का कार्य है कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम क्या है, इनका लागू कराना। और जो न्यायपालिका होता है उनका काम क्या है बेटा, तो उनका काम है इनकी रक्षा करना। तो कह रहा है कौन हिस्सा होता है, राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गृह मंत्री। सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है। अब समझिए सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा जो होगा वो कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय बेटा। ठीक है, चलिए किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, इंदिरा गांधी किस पार्टी से बेटा, तो कांग्रेस से है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो बेटा याद रखना 1885 ईस्वी में। किसने किया था, तो ये वो ह्यूम ने किया था। ठीक है, चलिए 20 केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। अब समझिए केंद्र सरकार में आप लोगों ने देखा होगा वहां का जो सबसे प्रमुख होता है कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, कौन होता है बेटा, तो प्रधानमंत्री होता है। जबकि जो किसी देश का जो प्रथम व्यक्ति होता है वो कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, जिनका वर्णन संविधान के आर्टिकल 61 में वर्णित है। ठीक है, जो राज्यपाल होता है वो किसी राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। चलिए आप लोग देखा होगा मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री क्या है, तो विधायक दल के नेता को क्या कहा जाता है, तो मुख्यमंत्री कहा जाता है। ठीक है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने वाले की विधि को क्या कहलाती है, तो क्या कहते हैं, यानी कह रहा है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने की जो विधि होती है उनको क्या कहते हैं। खरीफ फसल तो होगा नहीं बेटा। अब ठीक है, बहुविधि फसल प्रणाली, फसल चक्र, रबी फसल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, बोलिए जल्दी बोलिए, तो क्या हो जाएगा, तो बहुविध फसल प्रणाली, यानी कि एक वर्ष एक साथ में कई फसल को उगाना। ठीक है, आप समझिए बेटा खरीफ फसल कौन कौन से हो जाएंगे, कहोगे सर धान, मक्का, ठीक है, बजरा, तो ये सब क्या हो जाएगा, खरीफ फसल। तो बेटा खरीफ फसल किसे कहते हैं, तो ऐसी फसल जिसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। चलिए दूसरी बात आ जाएगा बेटा आपका यहाँ पे रबी फसल। तो रबी फसल किसे कहते हैं, तो ऐसी फसल जिसे कब, शीत ऋतु में उगाया जाता है उसे हम लोग रबी फसल के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग समझे तो क्या हो जाएगा, तो गेहूं, चना, मटर, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, तो रबी फसल है। एक होता है बेटा जायद फसल, क्या होता है, जायद फसल। तो जायद फसल को कब उगाया जाता है, तो इसको ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं ना, अभी आ रहा है ग्रीष्म ऋतु, उसमें जिस फसल को उगाया जाएगा उसको हम लोग जायद फसल के सूची में रखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें खास करके सब्जियां वगैरह जो होती है उसको उगाया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग जेठुआ के नाम से भी जानते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अब समझिए पालमपुर अगर पढ़े होंगे तो निश्चित है इजी लगेगा। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवार के पास खेती है। चलिए ठीक है, पालमपुर में दुग्ध उत्पादन मुख्य आर्थिक क्रिया नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 23 नंबर कह रहा है जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज पर निवेश किया है। यानी जापान जो है बेटा वो अपने देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए किस चीज पर निवेश किया है, शिक्षा पर, परिवहन पर, कृषि पर, खनन पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो आप लोग को पता है बच्चों, अगर नहीं भी पढ़े तभी मार सकते, क्योंकि जब तक शिक्षा डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक किसी भी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। तो जापान ने क्या किया है, तो अपने देश के विकास के लिए शिक्षा पर जो है सबसे अधिक निवेश किया है। ठीक है, और भारत में है, भारत जो है इस पर काफी पिछड़ा हुआ है। झारखंड की तो छोड़िए, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की क्या ही बात करें, यहाँ पे मैया योजना पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है ना। 24, इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते हैं। समझे, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो यहाँ कह रहे हैं कौन तृतीय क्षेत्र में नहीं आता, बैंकिंग, शिक्षा, खनन, पर्यटन। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो है खनन जो है वो नहीं आता है। ठीक है,
भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई है? सर्व शिक्षा अभियान, सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल ऑटो, दोपहर के भोजन की। अब समझिए, भारत सरकार ने बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए, मतलब ये जो है बेटा दोपहर, जिसको हम लोग एमडीएम के नाम से जानते हैं, ठीक है, उन योजना को संचालित किया। क्यों किया है? तो ताकि जो बच्चा है वो भोजन के लालच में वो विद्यालय आए। और वर्तमान में अगर हम लोग देखें बच्चों, ठीक है, तो सिर्फ सरकारी जितने भी विद्यालय हैं वहाँ पे पढ़ाई तो ना के बराबर हो रही है, सिर्फ वहाँ पे भोजन खाने के लिए बच्चे जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी पदाधिकारी आते हैं ये नहीं कभी पूछते हैं कि विद्यालय में पढ़ाई हो रही कि नहीं, बस एमडीएम चल रहा है कि नहीं, एमडीएम चलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका यहाँ सही होगा। ठीक है, जिस कारण से जो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफी बदतर हो गई है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया है? कह रहे बेटा कौन से राज्य निर्धनता को कम करने की, निर्धनता मतलब गरीबी को कम करने के लिए अनाज की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया? पंजाब, हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कहोगे सर यहाँ पे आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? किसमें हो जाएगा? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, प्रधानमंत्री नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, राष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है? यानी भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति कितनी कैलोरी की आवश्यकता जो है वो स्वीकार किया गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा 2400 कैलोरी, याद रखना। ऑप्शन नंबर ये जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, क्रय किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बम्पर स्टॉक बनाया जाता है? किसके द्वारा बनाया जाता है? ठीक है, राज्य सरकार, भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन और गृह मंत्रालय। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? यानी सरकार द्वारा जो समाज के जो गरीब वर्ग में होता है उनके बाजार में कम कीमत, उससे जो बाजार की कीमत उससे कम कीमत पर अनाज को वितरण कर दिया जाता है, इस कीमत को ही क्या कहेंगे? निर्गम कीमत, न्यूनतम समर्थित कीमत, बाजार कीमत और राशन कार्ड कीमत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसको कहेंगे हम लोग निर्गम कीमत। ठीक है, 31वां प्रश्न, द स्ट्रीट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है? यानी द स्ट्रीट ऑफ लॉज नामक को किसने रचना किया बेटा, किसने लिखा है? ठीक है, किसने लिखा है? कहोगे सर मॉन्टेस्क्यू ने लिखा। ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर शासन किसका था? अब जब फ्रांसीसी क्रांति हो रहा था तो वहां पे उसका शासन किसका था? ठीक है, तो लुई 16वां का था। ठीक है, याद रखना बेटा, लुई 16वां का। कि नवंबर के अपराधी कौन थे? सम्राट समर्थक, हिटलर, वाइमर गणराज्य के समर्थक और लुई 12वां। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहोगे सर वाइमर गणराज्य के जो समर्थक थे वो हो जाएंगे। 34 कह रहा है किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? घेटो, शिविर, संकल्प और गिरह युद्ध। ठीक है, तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका घेटो। ठीक है, प्रश्न संख्या 35, भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? ठीक है, फोस्टर, रंगानाथ, ब्रैंडिस और कलर। तो बेटा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 36 में कह रहा है कि झूम खेती को किस नाम से भी जाना जाता है? यानी कि झूम खेती जो है उनको किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको घुमंतु खेती, पहाड़ी खेती, स्थायी खेती और सीढ़ीदार खेती। ठीक है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? घुमंतु खेती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई है? तो भारतीय वन सेवा की जो स्थापना बेटा कब किया गया था? तो 1864 ईस्वी में। देखिए किसमें दिया हुआ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ 1864 ईस्वी में। 38वां प्रश्न कह रहा है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुआ है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा 1789 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, उसमें वहां के शासक कौन थे? तो याद रखना लुई 16वां थे। ठीक है, लुई 16वां थे। ठीक है, ये जो था वो काफी कहीं कह सकते हैं कि हम लोग एक कमजोर शासक था, ये अपनी पत्नी की बातों पर अधिक लगते थे। ठीक है, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी
जनजाति अधिनियम कब पारित किया, यानी औपनिवेशिक सरकार ने जो आपराधिक जनजाति अधिनियम था बेटा, इसको कब पारित किया था, ठीक है। तो कब पारित किया था, कहोगे सर 1871 ईस्वी में इसको पारित कर दिया था, ठीक है, याद रखना 1871। 40वां प्रश्न है आपके पास में, कह रहा रूस की क्रांति कब हुई थी। तो रूस की क्रांति कब हुई थी, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। आप सब याद रखें, फर्स्ट ऑप्शन को ही सही है, ठीक है। तो ये 40 जो था बच्चों, 40 MCQ प्रश्न था, जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगर इन प्रश्नों को आप लोग सही से कर लेते हैं तो निश्चित एग्जाम में काफी प्रश्न आप लोग को हुबहू देखने को मिल जाएगा, या तो फिर इनसे काफी उपयोगी होने वाला है, ठीक है।